Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. So welcome to the second lecture of System of Particles and Rotational Motion. In this lecture, we are going to basically study about the motion of center of mass and linear momentum of system of particles. तो देखिए अब तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को निकालना सीखा है। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरीके का हो सकता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा केस लिया है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस हैव टू बी सेम। तो एफ और एफ से मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड को डिनोट किया है। और यहाँ पर अगर मैं ए और बी को मिला करके सिस्टम मान लूं तो ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये दोनों किस तरीके से एक्स एक्सिस पर इस टी टाइम पर है और टी टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि m1 की लोकेशन है x1, 0 और m2 की लोकेशन है x2, 0। ऑलराइट, तो इस मोमेंट पर हम लोग देख पा रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कैपिटल F एंड इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। और कोई भी इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग बाय डेफिनेशन समझ सकते हैं द सेंटर ऑफ मास एट टाइम t कहां पर होगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x COM बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? dx by dt करना होगा। और जो कि आ गया कितना? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और उसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? ACOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो a1 है ना, यहाँ पर जो a1 है वो कितना हो गया? f अपॉन m1। और यहाँ पर जो a2 है वो कितना हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया f अपॉन m2। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेक्टोरियली, है ना, तो f1 वेक्टर जो है ना, एक तरीके से F1 वेक्टर क्या है? F1 वेक्टर है M1 पर लगने वाला फोर्स। उसको अगर मैं F आई कैप लिख रहा हूं तो F2 वेक्टर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस F आई कैप। करेक्ट। तो अब आप सोचिए कि अगर ये जो इक्वेशन हमारी आई थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें M1 A1 को क्या लिख देंगे? M1 A1 को लिख देंगे F1 वेक्टर। और M2 A2 को क्या लिख देंगे? M2 A2 को लिख देंगे माइनस F1, सॉरी माइनस F आई कैप। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो कितना बन गया? वो बन गया एक तरीके से f माइनस अपॉन वट एवर ये है m1 प्लस m2। तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा 0। तो वही यहां पर लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है 0। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एड अप टू 0, मतलब सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एड अप टू 0 द सेंटर ऑफ मास हैज नो एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने देखा ACM कितना आया? 0 आया। thus the motion of the center of mass of the system is not affected by the internal forces, है ना। तो भले इंटरनल फोर्सेस लग रहे थे लेकिन उसके कारण जो मोशन है सेंटर ऑफ मास का उस पर कोई भी फर्क नहीं आता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर उनका समेशन होगा तो ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ सकता है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज आल्सो इक्वल टू 0। चलिए, तो अब बात करते हैं n पार्टिकल सिस्टम की। हमारे पास अब टोटल n पार्टिकल्स है ना। तो हम लोग बाय डेफिनेशन अभी समझ सकते हैं कि MACM मतलब कि यहाँ पर m क्या है? m है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू, और ACM क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो हमने अभी अभी देखा कितना आ जाएगा? M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर टिल MN AM। ये हमने देख रखा है अभी अभी। देखिए यहाँ पर हमने निकाला था ना, ACOM बराबर कितना आ जा रहा था? ACOM बराबर आ जा रहा था M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। इसका मतलब जो ऊपर वाला टर्म था वो क्या था? वो था समेशन ऑफ MI AI। और नीचे वाला टर्म क्या था? समेशन ऑफ MI। और समेशन ऑफ MI को ही हमने अभी क्या कह दिया? कैपिटल M। लेट्स गेट गेट बैक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि
capital M, which is total mass of the entire n particle system into acceleration of center of mass, इस तरीके का बन जाएगा। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस whatever ये जो बढ़ता जा रहा है, ये क्लब किया जा सकता है। किस तरीके से क्लब किया जा सकता है, आप देखिए, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये। m1 इंटू a1 वेक्टर है ना, आप लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, एफ नेट बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर आप फर्स्ट पार्टिकल को देखें, है ना, आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट पार्टिकल को अपना सिस्टम मानिए, आप मुझे बताइए उस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ फोर्सेस लग रहे हो इस बड़े से सिस्टम के अंदर के फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस हो सकता है जो लग रहे हो सिस्टम के बाहर। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सिस्टम क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एन पार्टिकल्स थे ना, एन पार्टिकल्स थे, और ये पूरा का पूरा एन पार्टिकल का सिस्टम था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पार्टिकल नंबर 1, ये ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया। अब इस ब्लैक डॉट पर, मतलब कि पार्टिकल नंबर 1 पर कुछ फोर्सेस किसके कारण लग रहे होंगे, इस पार्टिकल के कारण, इस पार्टिकल के कारण, बाकी जो पार्टिकल्स है उनके कारण लग रहे होंगे। तो उन फोर्सेस को मैंने नाम दिया इंटरनल फोर्सेस। क्लियर है। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ फोर्स इसे किसके कारण लग रहा हो, सिस्टम के बाहर कुछ और हो, वो हो सकता है कि इस पर फोर्स लगा रहा हो। तो इस पहले पार्टिकल को अगर देखें तो उसके लिए तो सारे के सारे फोर्सेस ही जिम्मेदार है ना उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्लैक वाले डॉट पर, मतलब फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो फोर्सेस है जो कौन लगा रहा है, जो ये एन पार्टिकल का सिस्टम इस पर लगा रहा है, उसको हम लोग नाम नाम दे रहे हैं समेशन ऑफ एफ इंटरनल ऑन 1। और कुछ फोर्सेस हो सकता है इस पहले पार्टिकल पर कौन लगा रहे हो, इस सिस्टम के बाहर के कुछ एजेंट्स, कोई और हो इस सिस्टम के बाहर जो इस पर किसी तरीके से फोर्स लगा रहा हो। तो उन फोर्सेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, और उनका समेशन क्या हो जा रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल ऑन 1। ये तो सिर्फ बात हो गई किसकी, पहले पार्टिकल के लिए। ऐसे करके हम लोग वन बाय वन हर एक पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस डॉट 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 किया गया है। ऐसे हम लोग दो दो फोर्सेस के क्या कर सकते हैं, बंडल्स बना सकते हैं, सारे के सारे m1 a1 m2 a2 ऐसे सबके लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि LHS तो चलिए वही है, कैपिटल M इंटू ACM, वही अभी भी। RHS में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल 1 प्लस समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल 2 प्लस समेशन ऑफ एक्सटर्नल 3, ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को भी ऐड कर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जब ऐड हो रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, इस सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का समेशन। तो उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएं किससे, समेशन ऑफ सिंपली एफ एक्सटर्नल से। और उसके साथ आप देखिए प्लस जीरो भी दिख रहा है। ये जीरो क्या है, ये जीरो है, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए ये पार्टिकल 1 था, और यहां पर मान लीजिए ये पार्टिकल 2 था। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पर मान लीजिए फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा है, तो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पर कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा सच दैट कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट। बिकॉज वी नो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, 2 1 पर। तो इंटरनल फोर्सेस विल दे विल गेट कैंसिल आउट इन पेयर्स। तो वही देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, द इंटरनल फोर्सेस एड अप टू जीरो एज दे कैंसिल इन पेयर्स। और वही यहाँ पर लिखा है एफ आई जे वेक्टर प्लस एफ जे आई वेक्टर इक्वल टू जीरो। मतलब कि जितना फोर्स आई जे पर लगा रहा है और जितना फोर्स जे आई पर लगा रहा है वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या आ गया, अपना रिजल्ट आ गया टोटल मास ऑफ द एन पार्टिकल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल वेक्टर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज ओनली एंड ओनली डिसाइडेड बाय द समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मासेस m and 2m
are placed at a distance d apart on a smooth horizontal table. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने d distance दिखा दी. Because of their mutual attraction, they move towards each other and collide. All right. Where will the collision occur with respect to the initial positions? तो चलिए सोचते हैं सवाल को कैसे किया जाएगा. यहाँ पर m है, 2m है, दोनों के बीच की दूरी d है. मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मिला करके, है ना, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिला करके एक सिस्टम इमेजिन करूं, तो इस सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है. इन दोनों पर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा है? इंटरनल फोर्स है. जैसे m 2m को खींच रहा है, 2m m को खींच रहा है, तो दिस फोर्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनल फोर्स. तो हमें ये समझ में आ रहा है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इट विल बी नियर द हेवियर मास. तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि शुरुआत में सेंटर ऑफ मास जो था वो रेस्ट पे था. करेक्ट. और अगर शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था और उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन को चेंज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं. तो कभी भी अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास हैज टू बी हियर ओनली. और कोलिजन कहां पर होना चाहिए? कोलिजन शुड अकर एट द सेंटर ऑफ मास ओनली. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि m यहां पर था और 2m जब यहां पर आ गया, मान लीजिए, तो उस समय मान लीजिए कोलिजन होता है, तब तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया. और हमने अभी भी बोला था कि सेंटर ऑफ मास खिसक नहीं सकता है. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर कोलिजन जब होना है तो वो कहां पर होगा? इसी जगह होगा, है ना. उस समय m यहां पर आना चाहिए और 2m को भी यहां पर आना चाहिए. करेक्ट है. तो अब बस ये निकाल लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली है कहां पर. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम हम लोग जानते हैं किस तरीके से निकालना होता है. वी नो कि द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो इन दोनों के बीच में दूरी d है और यहाँ पर मास m और 2m है. इसका मतलब हमें इस दूरी को तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा. और ये जो स्मॉल m से सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी वो क्या होगी? इट विल बी 2 times as compared to the distance from m and sorry the center of mass and 2m. तो इसका मतलब ये हो गया कि m से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी आ गई? 2d/3. और 2m से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी आ गई? d/3. करेक्ट है. तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया? हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया कि सेंटर ऑफ मास पर कोलिजन होगा. और सेंटर ऑफ मास है कहां पर? इट इज एट अ डिस्टेंस 2d/3 फ्रॉम स्मॉल m, या फिर आप कह लीजिए 2m से d/3 दूरी पर है. चलिए तो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट नोट पॉइंट. देखिए होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा आया था? वो आया था F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास. इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर कैसा है? वो ऐसा ही है एज इफ कि वो एक पॉइंट मास है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसका मास एग्जैक्टली किसके बराबर है? मास ऑफ द टोटल समेशन ऑफ मासेस, है ना. सारे के सारे पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर दें तो वो कैपिटल एम बन रहा है, मतलब टोटल मास ऑफ द एंटायर सिस्टम बन रहा है. और सिर्फ क्या देखना है? एक्सटर्नल फोर्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज आइडेंटिकल टू द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, जिसका मास कितना होगा? ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द गिवन सिस्टम, और एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्सेस. उतना ही एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करे जितना सिस्टम पर एक्ट कर रहा है. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोग देख पा रहे हैं कि किसके बराबर आ रहा है? एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास. क्लियर है ये बात? चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे. सवाल है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3, the smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक तरीके से 37 डिग्री. और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है? एक विस्फोट हो रहा है ना. सच दैट कि यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल पार्टिकल था ना, लेट अस से कि ये जो पार्टिकल था वो क्या हो गया? वो दो पार्ट में ब्रेक कर गया. एक पार्ट का मास कितना है? एक पार्ट का मास है दूसरे का 1/3. राइट. तो एक का मास अगर मैं मान लेता हूं m, तो दूसरे का मास मुझे लिखना होगा 3m. करेक्ट है. तो इसका मतलब पूरे के पूरे पार्टिकल का मास मैं कितना मान रहा हूँ? 4m मान रहा हूँ, है ना. और शुरुआत में ये 100 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया था. ऑल राइट. तो अब सोचिए
ये जाना तो इस रास्ते में चाह रहा था, पर बीच में क्या हो गया, इंटरनल कुछ केमिकल लोचा हुआ जिसके कारण ये विस्फोट कर गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा था हमेशा, और कितना लग रहा था, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था mg। और जब ये विस्फोट हुआ तो ये क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ? नहीं, वो तो हुआ इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो क्या सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल रिएक्शंस, दीज इंटरनल फोर्सेस? नहीं, वो तो मस्ट अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा एज इफ कि कुछ हुआ ही ना हो, है ना। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास का रास्ता है ना, वो एग्जैक्टली exactly वैसा ही रहेगा जैसा होता अगर यहाँ पर ये एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बोला है कि स्मॉलर मास जो है वो इमीडिएटली रुक जा रहा है, स्मॉलर पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट। तो ये इस मोमेंट पर बिल्कुल रुक गया। रुक जाने के बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ कि इसे यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो ये इस लोकेशन से क्या करेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा 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 जाएगा, और हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाए। करेक्ट। अब आप सोचिए सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास जो है उसके पास इस समय क्या थी, उसके पास इस समय हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्पीड थी। मतलब अगर वर्टिकल के अलोंग देखें तो वर्टिकल के अलोंग उसके पास भी जीरो वेलोसिटी थी। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक उतना ही टाइम लगेगा जितना स्मॉल एम को यहाँ पहुंचने में लगा। करेक्ट ये बात भी। तो अब देखिए, जिस समय स्मॉल एम यहाँ पहुंच रहा है उसी समय सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3m को कहां पर होना पड़ेगा, उसको भी इसी सरफेस पर होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं एक रास्ता बनाता हूं इसका, जो मेरे हिसाब से इसका रास्ता होगा। मान लेते हैं कि 3m कहीं यहाँ पर लैंड किया। क्यों मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर m यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो 3m को भी तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा ना। और वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 3m की भी वेलोसिटी कैसी होगी, 3m की वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल। उसके पास भी y के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब एक्सप्लोजन हो रहा था तब पूरा सिस्टम अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, है ना, यहाँ लिखा है एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वैसे भी सिस्टम के पास कोई मोमेंटम वाई डायरेक्शन में नहीं था, और स्मॉल एम तो रुक गया। इसका मतलब 3m जो है वो अब क्या करेगा, वो रोल निभाएगा पूरे के पूरे सिस्टम के मोमेंटम को एक्स के लॉन्ग लाने वाला। ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेशन पर आते हैं। एनालाइज तो हम लोगों ने काफी कर लिया सवाल को। अब अगर एनालिसिस करें तो हम लोग सोच सकते हैं कि इस समय जो पूरा का पूरा सिस्टम था, है ना, उसका मास कितना था, उसका मास था 4m, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी थी 100 cos 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 100 cos 37 डिग्री एक्स के लॉन्ग थी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी तो चेंज नहीं होती है ना, कहीं पर भी चेंज नहीं होती एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी। तो हमेशा इसका जो एक्स कंपोनेंट था वो कितना था, 100 cos 37। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है वेलोसिटी का। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल था उसकी उसका मोमेंटम कितना था, उसका मोमेंटम था 4m इंटू 100 cos 37 डिग्री अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा कह सकते हैं। अब इसे किसके बराबर होना पड़ेगा, इसे बराबर होना पड़ेगा m इंटू जीरो प्लस 3m इंटू लेटर से भी m इंटू जीरो, क्योंकि वो बिल्कुल रुक गया है ना, अचानक से वो रुक गया था। तो यहां से आप देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने को v कितना मिल गया। चलिए v निकाल लेते हैं। v अपने पास आ जाएगा, v इज इक्वल टू 400 cos 37 कितना होता है, वो होता है 4/5, और उसको डिवाइड कर देना होगा किससे, 3 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 8 40 है ना, तो ये आ गया 320/3 मीटर्स पर सेकेंड। अब सर ये भी निकाल लेते हैं कि इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी थी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी थी, वो थी 100 cos 37 डिग्री। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कंपोनेंट है ना। तो ये कितना हो गया, 100 इंटू 4/5, जो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 80 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ 3m वो कितना आ रहा है। ऑब्वियसली ये सारी बातें हम लोग एक्स के लॉन्ग कर रहे हैं,
और वैसे भी इनिशियली इनके पास x के लॉन्ग की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ 3m कितना आ रहा है, वो आ रहा है 80 इंटू 4/3। मैंने 320/3 को एक अलग अंदाज में लिख दिया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल अब बन गया। क्यों? क्योंकि जितने देर में सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना दूर ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा r/2। ये रेंज बाय 2 कहलाता है ना। तो जितने देर में ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रेवल कर रहा है कितना, r/2, उतने ही देर में 3m कितना ट्रेवल कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस। करेक्ट है? तो हम लोग सिंपली यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और 3m मास दोनों में टाइम तो सेम लग रहा है। तो हम लोग ये जो दूरी है ना, सेंटर ऑफ दिस पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन जहां पर ये स्मॉल एम मास लैंड करेगा, वहां से लेकर के 3m की दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे निकालूंगा। मैं ये कह दे रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, r/2 अपॉन किस स्पीड से सेंटर ऑफ मास ट्रेवल किया, वो किया 80 से। दिस शुड बी इक्वल टू, लेट अस से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 3m को x3m, इस दूरी को मैं x3m से चलिए डिनोट कर देता हूं, x3m। तो x3m इसको किससे डिवाइड कर दूं, इसको इसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर देता हूं। x के लॉन्ग जो है वो है 80 इंटू 4/3। 80 से 80 चला गया, तो यहां से x3m कितना आ गया, वो आ गया 4/3 इंटू r/2। मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया ये आ गया 2r/3। ऑल राइट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल एम और 3m के बीच की दूरी एंड में कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2r/3। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 3m की दूरी बताओ, है ना। आप एक बार सवाल देख लीजिए। यहाँ बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड्स। तो अपने को समझ में आ रहा है कि लॉन्चिंग पॉइंट से 3m की दूरी कितनी होगी, वो होगी r/2 प्लस 2r/3। तो आई राइट r/2 plus 2r/3 is going to be our answer। लेकिन आंसर को r की टर्म्स में तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 6, और ये हो गया 3r प्लस 4r, तो ये आ गया 7r/6। अब यहाँ पर रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा u² साइन 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। करेक्ट। चलिए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो गया 7/6 मल्टीप्लाइड बाय, अपने को u कितना दिया हुआ था, u दिया हुआ था 100, तो यहां पर लिख देते हैं 100 का भी स्क्वायर अपॉन जी कर देते हैं 10 से डिवाइड, और साइन ऑफ 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या बन गया ये, 7/6 इंटू 100, एक जीरो चला गया, इंटू 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5। थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या ये, 6 गया 3 2 से, 5 5 25 और ये हो गया 40, राइट। तो चलिए फाइनल आंसर अब देख ही लेते हैं कितना आ रहा है। तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू 40 इंटू 4, है ना। और इसकी वैल्यू अपने को आ जा रही है, एक बार निकाल लेते हैं, 1120 मीटर्स। चलिए तो अब एक बहुत ही आसान से सवाल पर आ जाते हैं। सवाल कह रहा है कंसिडर अ टू पार्टिकल सिस्टम विद द पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2। If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position। तो चलिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं सवाल का। ये मैंने वो लाइन बना दी, और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं m1 को, और यहाँ पर दिखा देता हूँ m2 को। अब हमसे बोला है कि पहले पार्टिकल को किधर पुश किया गया, सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कहां पर होगा, इट शुड बी along the line in the somewhere on the line joining the masses। तो मान लीजिए मैंने सेंटर ऑफ मास को यहाँ दिखा दिया। ऑल राइट। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि पहले पार्टिकल को क्या किया गया, पुश किया गया किधर,
टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस d। तो m1 जो है खिसक करके यहाँ पहुंच गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने? d डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि m2 को जो है किधर मूव कराना होगा सो दैट कि सेंटर ऑफ मास जो है वो वापस से वहीं पर आ जाए जहां पर था। तो सेंटर ऑफ मास को इनिशियली जहां पर था वहीं पर आना है बाद में। ठीक है ना? अच्छा सवाल लग रहा है, देखते हैं क्या करना चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, जहां पर ये m1 था ना शुरुआत में, उसे 0,0 बोल देते हैं। ठीक है, और एक काम ये भी करते हैं कि m1 और m2 के बीच की दूरी जो दी नहीं हुई है उसको कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि सवाल में जब दिया नहीं इसका मतलब उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर l बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनिशियली जब m1 यहाँ पर था और m2 यहाँ पर था तब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं। तो x COM इनिशियली क्या लिख देंगे? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया? ये आ गया m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये निकालना है कि बाद में, है ना, बाद में जब मैंने m1 को यहाँ शिफ्ट करा दिया तो अब जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इफ m2 को भी मैं कुछ ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं सच दैट सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, जैसा मैंने कह ही दिया कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वही आएगा जो पहले था। तो इसका मतलब ये हो गया कि XCOM फाइनल शुड बी इक्वल टू M2L अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 इंटू उसका नया कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, प्लस M2 इंटू, अब मुझे नहीं पता उसका नया कोऑर्डिनेट क्या है, लेट अस से x है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? M1 प्लस M2 से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है M1 प्लस M2, तो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? M2L इज इक्वल टू M1D प्लस M2 इंटू एक्स। करेक्ट है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? x की वैल्यू आ जा रही है M2L माइनस M1D अपॉन M2, राइट। तो यहां से हम लोग और सिंप्लीफाई अगर करें तो ये कितना आ जा रहा है? L माइनस M1 बाय M2 इंटू डी। करेक्ट है। यहां से देखिए अपने को एक और चीज मिल जा रही है, वो है L माइनस एक्स। एल माइनस एक्स कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है M1D अपॉन M2। अब ये सोचते हैं कि L माइनस एक्स का ना सिग्निफिकेंस क्या है, आइए डायग्राम में देखते हैं। L माइनस एक्स, मैंने ये x क्या माना था? मैंने माना था कि M2 जो है वो अब इधर आ गया और इसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, 0। यही तो माना था मैंने। अच्छा, M2 को लेफ्ट की तरफ ही क्यों आना पड़ेगा? वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर M1 राइट में खिसका और M2 भी अगर राइट में खिसक जाता तब तो सेंटर ऑफ मास भी राइट में खिसक जाता, है ना। जैसा कि आप लोगों ने पिछले कोलिजन वाले सवाल में देखा था कि अगर M1 राइट की तरफ खिसक रहा है और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा तो इसका मतलब M2 को भी टुवर्ड सेंटर ऑफ मास ही आना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पर M2 का नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, 0। तो ये L माइनस एक्स क्या बन गया? ये L माइनस एक्स ये बन गया, है ना। इसका मतलब L माइनस एक्स एक तरीके से अपना डिजायर्ड रिजल्ट है। हमसे यही तो पूछा गया था कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड पार्टिकल बी मूव्ड सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। तो इसका मतलब ये जो L माइनस एक्स आया है वही अपना आंसर है। इसी को मैं बोल देता हूँ डी डैश। डी डैश क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द अदर पार्टिकल। तो देखिए कितनी मजेदार इक्वेशन आ गई। m1d बराबर m2 इंटू डी डैश। आंसर हमारा यही है, ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है? m1d बराबर m2 डी डैश। और मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें। क्या याद रखना है आपको? वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, तो m1 अगर कितना गया, d डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करा, तो m2 को इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? d डैश, सच दैट m1 इंटू डी बराबर m2 इंटू डी डैश। मतलब कि आप ऐसे याद रखेंगे, m1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 शुड बी इक्वल टू m2 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m2। क्लियर है ये बात? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टू पार्टिकल सिस्टम का जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। ऑलराइट,
लेकिन ये कब वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन को या तो वापस रीगेन कर रहा है या फिर वो पूरे मोशन के दौरान ही चेंज नहीं होने दे रहा है। ऑलराइट, चलिए तो अब आ जाते हैं इस लेक्चर के पहले पार्ट के आखिरी सवाल पे। सवाल कह रहा है, a block of mass capital M is placed on the top of a bigger block of mass 10m as shown. All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. देखिए ऐसे किसी भी सवाल में आपको बहुत सारे सवाल देखिए ऐसे मिलेंगे, और ऐसे सारे के सारे सवाल के लिए मैं आपको एक हिदायत देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक नया डायग्राम बनाना चाहिए, वो भी इस डायग्राम के ठीक नीचे। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बोला, मैंने ठीक नीचे इसका डायग्राम बना दिया है। और हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो वेज है वो थोड़ा आगे खिसका है टुवर्ड्स राइट। क्यों आगे ही खिसका? क्यों लेफ्ट की तरफ नहीं गया? क्योंकि स्मॉल एम जो है वो 10m के वेज पर क्या कर रहा था, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, और इस फोर्स का ये जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है वो उसे राइटवर्ड धकेल रहा था। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो वेज है इसको टुवर्ड्स राइट ही जाना पड़ेगा, और स्मॉल और ये जो एम मास का ब्लॉक है ना, वो नीचे जब आएगा तब की ही हमसे बात की गई है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेज मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस किसका, ये वेज जो है एक्स डिस्टेंस किसका। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो एम मास का ब्लॉक था ना, वो कितना खिसका, वो टुवर्ड्स लेफ्ट आप देख पा रहे होंगे कि वो तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस खिसक पाया। अगर वेज रुका रहता, है ना, अगर ये जो वेज है वो रुका रहता, तब जो ब्लॉक है वो कितना एक्स के लॉन्ग ट्रेवल किया होता, 2.2 मीटर्स। लेकिन चूंकि वेज जो है वो राइट की तरफ गया, इसलिए ये जो ब्लॉक है उसको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने का मौका मिला। और ये डिस्टेंस हम बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2.2 माइनस एक्स। 2.2 माइनस एक्स डिस्टेंस कौन ट्रेवल करा? ये ब्लॉक ट्रेवल करा। अब आप जरा देखिए कि ये जो वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम है, इस पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है ना, और ग्राउंड से नॉर्मल भी मिल रहा है। लेकिन ये दोनों ही फोर्सेस कैसे, दीज आर एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स के लॉन्ग तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर एक्स के लॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमने अभी भी पढ़ा था कि चूंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वो रिलीज किया गया रेस्ट से, और एक्सटर्नल फोर्स एक्स के लॉन्ग नहीं लग रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका जहां पर भी लाई कर रहा होगा, उसका एक्स कंपोनेंट मूव नहीं करेगा, वाई कंपोनेंट जरूर नीचे आएगा, क्योंकि वेज तो वाई के लॉन्ग जैसा था वैसा ही है। लेकिन ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई के लॉन्ग नीचे तो जरूर आएगा, लेकिन एक्स के लॉन्ग मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि अगर कोई दो पार्टिकल सिस्टम है, M1 M2, और अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, m1 इंटू एक्स वन शुड बी इक्वल टू m2 इंटू एक्स टू। x1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 अलोंग x एक्सिस, और x2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m2 अलोंग x एक्सिस। ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, ये लेफ्ट की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, वो ट्रेवल करा 2.2 माइनस एक्स। सो आई शुड राइट m इंटू 2.2 माइनस एक्स। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए 10m मल्टीप्लाइड बाय 10m कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, 10m जो है वो x आगे बढ़ा। यही तो मैंने माना कि अगर ये टिप जो है x आगे गया, तो ये वाला पूरा का पूरा वेज जो है वो भी कितना आगे गया, x आगे गया। तो इसका मतलब 10m इंटू एक्स, करेक्ट। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, जो पिछले केस में हम लोगों ने निकाला था कि m1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू m2 इंटू डी डैश, मैंने उसका इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। तो यहां से चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आ जा रहा है, 2.2 m माइनस 2.2 सॉरी माइनस ये आ जाएगा mx, दिस शुड बी इक्वल टू 10 mx, राइट। तो यहां से कितना आ गया, 11 mx इज इक्वल टू 2.2। अब 2.2 इंटू m, राइट। तो यहां से देखिए m से m तो कट गया, तो x कितना आ गया, x आ गया 2.2 अपॉन 11, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.2 मीटर, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। और देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया था। सवाल में हमसे पूछा गया था डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक।
तो ऑब्वियसली हमने x को क्या माना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक मतलब वेज, और जो कि कितना आ गया 0.2 मीटर्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीजें सीखी, जैसे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही अफेक्टेड होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम जो है वो बड़े काम की चीज है। अगर सेंटर ऑफ मास उसमें रुका रहता है तो m1x1 बराबर m2x2 हो जाता है। क्लियर है? और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर ऑफ मास। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर सेंटर ऑफ मास पूछा जाए कि उसका एक्सेलरेशन क्या है तो आप क्या करेंगे, उस पर, उस सिस्टम पर एक्ट करने वाले नेट फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, समेशन ऑफ मास। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर का पहला पार्ट समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग जो अगला लेक्चर का पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।